बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है जब हम मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऑलरेडी अपने पिछले टॉपिक्स में जब हम सीरीज और पैरेलल सर्किट्स पढ़ रहे थे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे क्रिएट करते हैं और इनकी एप्लीकेशन फर्दर किस तरह से होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या मैग्नेट्स के बारे में कहते हैं कि मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी मटेरियल मैग्नेट है या नहीं है। और वो जो मैग्नेट होता है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको हम फ्लक्स लाइंस कहते हैं, वो डिटरमिन करती हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट इवेंचुअली अपने अंदर मैग्नेटिज्म रखता है। तो जो फ्लक्स लाइंस हैं वो नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रेडिएट करती हैं या एमिट करती हैं। और वो लाइंस जो हैं मैग्नेटिक फील्ड की या फ्लक्स लाइंस की जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं जितनी ही वो एक दूसरे के करीब होती हैं। जब हम नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जितना दूर करते जाते हैं वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो उतनी ही वीक होती जाती हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। फ्लक्स लाइंस आर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। अच्छा, इन मैग्नेट्स के अंदर वैसे तो फ्लक्स लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ वर्चुअल लाइंस बना लेते हैं मैग्नेट के अक्रॉस। तो जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो मैग्नेट है वो बेसिकली मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहा है। क्योंकि स्मॉल मैग्नेट्स भी हों उनके अराउंड भी काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ का स्केल फैक्टर होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितना इस वक्त हाईली मैग्नेट है। तो चूंकि हम उसको देख तो सकते नहीं हैं लेकिन हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग सम ड्राइंग्स। ये भी हमें पता है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो जो होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो जिस अगर हम अनलाइक पोल्स को आपस में करीब लेकर आएंगे तो बेसिकली वहां पे हमारे मैग्नेट एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम सेम पोल्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो आपस में रिपेल करते हैं। When two poles are brought close together, they repel each other as shown in part B. पार्ट बी में देख सकते हैं आपके नॉर्थ नॉर्थ पोल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। चूंकि हमारे पास हमने बात पहले भी कही थी कि नॉर्थ पोल से बेसिकली जो आपके नॉर्थ पोल है वहां से मैग्नेटिक लाइंस इमर्ज होकर टुवर्ड साउथ पोल जा रहे होते हैं। तो जो से आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो करीब होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो नॉर्थ पोल्स की लाइंस हैं उसी की तरफ जाएंगी। अब जो ये वाला नॉर्थ पोल है उसके करीब तो साउथ ये है, ना कि ये वाला है। तो जो हमारी फ्लक्स लाइंस हैं वो डिविएट होंगी टुवर्ड्स दिस साइड। और जो ये वाला मैग्नेट है इसकी जो नॉर्थ पोल हैं उसकी जो फ्लक्स लाइंस हैं इट वुड डिविएट टुवर्ड्स दिस साइड। तो चूंकि हमारे पास दोनों एंड पे जो फ्लक्स लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो इस वजह से जो ये दो साइड्स हैं मैग्नेट की ये दोनों इस जगह से एक दूसरे को बेसिकली रिपेल कर रही होंगी। ये उस तरफ जा रही होंगी फ्लक्स लाइंस और इसकी जो फ्लक्स लाइंस हैं वो इस तरफ आ रही होंगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो बेसिकली दो मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। When a non-magnetic material such as paper, glass, wood or plastic is placed in a magnetic field, the lines of force are unaltered. ये बड़े इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो फर्दर हम स्टडी भी करेंगे, अपने प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पे गौर करें ना, वो
आगे हम चल के पढ़ेंगे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलक्टेंस होती है, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो बेसिकली किस तरह से ड्रॉ होती है। तो हमारे पास डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से हमारे जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस हैं उनको किस तरह से ऑल्टर कर रही होती हैं। तो कि अगर हम प्लास्टिक के मटेरियल को लेकर आते हैं और कोई वुड मटेरियल आ जाता है, उससे हमारी इवेंचुअल जो है फ्लक्स लाइन उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप अगर आपके पास दो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको गौर से देखो तो एक के पास आपने ग्लास मटेरियल लेके आया, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स लाइंस हैं वो बिल्कुल भी उसकी तरफ जो है वो, चूंकि यहाँ से कुछ फ्लक्सेस जनरेट नहीं हो रही, ग्लास जो है एक पुअर मैग्नेट होता है, तो जो आपकी एक्चुअल फ्लक्स लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ रेडिएट कर रही होती हैं वो अनऑल्टर्ड होती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कोई आयरन का मटेरियल लेकर आते हैं, तो आयरन चूंकि आपको पता है कि वो एक तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस होती हैं, तो जो एक बड़ा मैग्नेट होगा वो थोड़ा सा उसकी फ्लक्स लाइंस जो हैं उससे ऑल्टर होंगी हल्की सी। तो ये भी हम आगे जाके मजीद इसको डिस्कस भी करेंगे। अगर आप देखो when a magnetic material such as iron is placed in magnetic field, the lines of force tend to change course, अपना पाथ चेंज करते हैं, and pass through the iron rather than through the surrounding air। अच्छा, एक बात हमें बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे देखने वाली है, अगर हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं पिछले इलेक्ट्रिक सर्किट्स के उनको रिवाइज करें, तो आपको याद होगा कि अगर हमारे पास एक सर्किट में दो पैरेलल ब्रांचेस हों और एक का रेजिस्टर हो लेट्स से 100 ओम्स का और एक का रेजिस्टर हो लेट्स से 1000 ओम्स का, तो हमें ये पता है कि जहाँ से रेजिस्टेंस कम होती है करंट उतना ही ज़्यादा वहाँ से फ्लो करता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो करंट उतना ही कम वहाँ से फ्लो करेगा। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक सर्किट से हम स्टडी कर रहे थे। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पर भी जो हमारे पास विसिनिटी में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ये डिटरमिन करेगा कि हमारे पास बेसिकली फ्लक्स लाइंस जो हैं वो कितनी डिविएट हो रही हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, या जो मैग्नेट की जो फ्लक्स लाइंस हैं वो कितनी इफेक्ट होती हैं अगर आप उसकी प्रॉक्सिमिटी के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो आपको ये चीजें बखूबी अंदाजा करेंगी कि एक जो आयरन का एक मटेरियल है बेसिकली वो फ्लक्स लाइंस को जो है अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ज्यादा, क्योंकि वो खुद एक मैग्नेट है। इस टाइम पे इस मैग्नेट के अक्रॉस कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो लाई कर रहे हैं, एक तो एयर है सराउंडिंग की और एक ये सॉफ्ट आयरन है। आयरन चूंकि खुद भी एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है, तो इस बड़े मैग्नेट की जो लाइंस हैं वो इस आयरन कोर से जरूर अट्रैक्ट होंगी, इसकी तरफ डिविएट होंगी, ना कि वो सराउंडिंग एयर की तरफ डेविएट हो जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस आयरन कोर के। तो हमारे पास जो एक्चुअल मैग्नेटिक लाइंस हैं जो इस मैग्नेट की हैं वो डिविएट होंगी टुवर्ड आयरन को और फिर वहां से मूव करेंगी अपनी प्रॉक्सिमिटी के अंदर। अच्छा, ये क्यों करते हैं? दे डू सो बिकॉज द आयरन प्रोवाइड्स मैग्नेटिक पाथ दैट इज मोर इजीली एस्टैब्लिश्ड देन दैट ऑफ एयर। क्या मतलब हुआ इसका? कि आयरन जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कम रेजिस्टेंस देता है, जबकि जो एयर है वो ज्यादा रेजिस्टेंस देती है, जस्ट लाइक हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जो चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा, अभी हम बात करते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ लाइंस हैं जो आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इमिट कर रहा होता है, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है स्ट्रॉन्गर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर लाइंस ऑफ फ्लक्स, बड़ा ही ऑब्वियस है। सेवरल फैक्टर्स जो डिटरमिन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट को, उनमें से मटेरियल की अपनी फिजिकल ज्योमेट्री है एज वेल एज द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। जितना दूर होगा एक मटेरियल अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल से, उतना ही उसके अंदर कम फ्लक्स लाइंस होंगी।
या उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी। जितने क्लोजर लाइंस होंगी एक दूसरे के बिल्कुल पास होगी, फ्लक्स को रेजिस्टेंस जहाँ पे कम नजर आएगी वहीं पे आपके पास फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स लाइंस भी ज्यादा होंगी। Magnetic field lines tend to be more concentrated at the poles. Obviously poles पे वो concentrated होगी। The unit of the magnetic flux is the Weber. हम वेबर से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, और उसका हम कहते ये हैं कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁻⁸ लाइंस। ये बिल्कुल सिमिलर है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कूलम से मेजर करते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है, चार्ज कितना है किसी भी विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स का, तो हम उसको कूलम से डिनोट करते हैं। हम कहते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो टोटल 1 कूलम ऑफ चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि अगर 10⁸ लाइंस एमिट कर रहा हो एक मैग्नेट फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो वो किसके इक्वल होते हैं, 1 वेबर के। अच्छा, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह का ही एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। अब फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, वो ये है कि नंबर ऑफ फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि आपके पास फ्लक्स पर यूनिट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं और उसको हम बी सिंबल से डिनोट करते हैं और उसकी यूनिट होती है टेस्ला। और हम कहते ये हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू द वेबर पर स्क्वायर मीटर, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो 10⁸ होंगी तो आपके पास 1 वेबर कहलाएगा, और 1 मीटर स्क्वायर के अंदर अगर वो आपकी मैग्नेटिक लाइंस एक्यूमुलेट हो रही होंगी तो हम उसको फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से डिनोट करते हैं। हम कहते ये हैं कि B इज इक्वल टू फाई बाई ए। फाई आपको ऑलरेडी हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अच्छा, अभी मैं चाहूंगा कि आप ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है ये आप लोग खुद सॉल्व करें। इसमें आप लोगों ने बेसिकली फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जो आपके पास फिगर गिवन है नीचे, आपको बेसिकली दो फिगर्स गिवन हैं, इसमें आपने फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी को मालूम करना है इस मैग्नेटिक कोर के अंदर से। Diagram represents the cross section of a magnetized material. Assume that each of dot represents 100 lines or 1 microweber. अब यहाँ पे जो एक डॉट है वो यहाँ पे 10⁻², यानी कि 100 लाइंस को वो शो कर रहा है। तो आपने बताना ये है कि इसमें यहाँ पे फ्लक्स कितना है और फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी। यदि आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि आपके रेक्टेंगल्स हैं दो, तो उन दोनों रेक्टेंगल्स की आप लोग लेंथ एंड डिवाइड करके एरिया तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको फिर आप जब आप फिर आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, तो उसको निकाल के आप एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी भी आ जाएगा। ये आप लोग खुद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लक्स डेंसिटी इन अ सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.23 टेस्ला एंड एरिया ऑफ द मटेरियल इज 0.38 इंच स्क्वायर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द मटेरियल। तो ये आप फ्लक्स भी निकाल, अगर आपके पास फ्लक्स डेंसिटी गिवन है और एरिया गिवन है तो आप फ्लक्स लाइन भी आप निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास 56.4 माइक्रोवेबर आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको जो एरिया है वो इन टर्म्स ऑफ इंच स्क्वायर गिवन है, तो ऐसा यूनिट में जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और आपके पास वेबर में उसकी यूनिट्स आ जाएंगे माइक्रोवेबर के। एक और यूनिट जो हम यूज़ करते हैं टेस्ला के साथ साथ वो है गॉस, जो कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम के अंदर हम यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास 10⁻⁴ गॉस हो तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 टेस्ला। आप गॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बुक के अंदर चूंकि स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं थ्रू आउट, तो हम टेस्ला से ही इसको स्ट्रिक करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि मटेरियल्स जो हैं वो बेसिकली मैग्नेटाइज कैसे होते हैं। आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर नहीं तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिनको हम अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड प्लेस करें तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आयरन है, निकल है और कोबाल्ट मटेरियल है।
तो ये होता क्या है कि जब आप परमानेंट मैग्नेट के अराउंड किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो वो बेसिकली जो अपनी मैग्नेटिक स्पिन्स की जो डायरेक्शन है उसको अलाइन कर लेते हैं। अलाइनमेंट की वजह से आपके पास जो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो एक मैग्नेट मटेरियल में कन्वर्ट हो सकता है। The object becomes इस केसेस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केसेस में the object becomes magnetized, that is, it is actually becomes the magnet itself under the influence of a permanent magnetic field and becomes attracted to the magnet. Ferromagnetism basically क्या होता है? It is the basic mechanism by which certain material like iron form permanent magnets or attached to magnets. इसके साथ similarly एक दो concepts और हैं, paramagnetism और diamagnetism। ये मैं आप लोगों को बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको खुद सेल्फ स्टडी करें ताकि आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया क्लियर हो कि कौन से मटेरियल्स हैं जो डायमैग्नेटिज्म हैं, कौन से पैरामैग्नेटिज्म होते हैं और किन मटेरियल्स को बेसिकली हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप एक थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, खुद थोड़ा सा इसको गूगल कीजिएगा तो आपको कुछ और कॉन्सेप्ट भी मज़ीद क्लियर होंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हम चलें इसमें बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारे पास विद इन द मटेरियल कुछ माइन्यूट मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होती हैं? अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली वो एटम के अगेंस्ट रिवॉल्व कर रहे होते हैं और जब उनकी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जो होती है उसकी वजह से वो अपनी प्रॉक्सिमिटी के अंदर या वेसिनिटी के अंदर वो कुछ फ्लक्स लाइंस को एमिट कर रहे होते हैं, बेसिकली मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर रहे होते हैं। तो अगर आप फैराडे लॉ को भी रिकॉल करें तो फैराडे हमें क्या कहता है, उसने एक बड़ी कॉमन सा हमें लॉ दिया था। उसने कहा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे हम लोग पावर जनरेशन में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सिमिलरली उसने ये भी कहा कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अब चेंज हो रही होती है तो तब भी आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है। तो ये जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि डायरेक्शन चेंज कर रही होती है तो उसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इंड्यूस हो रहा होता है। तो अगर तो ये थ्रू आउट द मटेरियल जो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हो तो वो एक हाईली स्ट्रेंथन आपके पास मैग्नेट होता है। अगर वो मिसअलाइन हो, जिस तरह से आपके पास फिगर 6 ए में आपको नजर आ रहा है, तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो थोड़े से अनलाइन होते हैं या वीक उनके अंदर मैग्नेटिज्म होगी, या अगर बिल्कुल ही अनलाइन होंगे तो वो आपके पास एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास होगा। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही मूव कर रहे होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे होते। इलेक्ट्रॉन्स अपनी न्यूक्लियस के अराउंड तो सभी मटेरियल्स के मूव कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उनकी डायरेक्शंस थ्रू आउट द मटेरियल डिफरेंट होती है तो वो मिसलाइन होने की वजह से किसी भी एक खास स्पेसिफिक जगह के ऊपर कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल नहीं बन रहा होता। तो टोटल जो उसका इफेक्ट है वो कैंसिल आउट होकर जीरो बन रहा होता है, इसीलिए कुछ मटेरियल हाईली नॉन मैग्नेटिक होते हैं। When the material is not exposed to an external magnetic field, the magnetic domains are randomly oriented as shown in the figure 6-A. When the material is placed in a magnetic field, the domains align themselves as shown in part B. Thus, the object itself effectively becomes a magnet, as in the case of निकल एंड कोबाल्ट या आयरन के केस में। अगर उनकी आपके पास मिसलाइन होंगी तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उनको किसी मैग्नेट के अराउंड प्लेस करेंगे तो वो अपने आप को मैग्नेट बना लेते हैं। वो किस तरह से बनाते हैं कि वो अपने जो जो उनकी मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अलाइन हो जाती हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक साइड। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनका विद इन द मटेरियल जनरेट हो जाता है। When a material has many charged particles spinning in the same direction, we call it as a magnet. जिस तरह अगर एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हो तो हम उसे मैग्नेट बोलते हैं। In the words, we can say that a magnet has charged particles which spin in the same direction. ये important concept है जो कि हमें बताता है कि मैग्नेट कौन से मटेरियल्स होते हैं जिसके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हो तो वो मटेरियल बेसिकली मैग्नेट होता है।
इन magnetic domains are aligned so have high magnetic effect, जिस तरह आपको फिगर 6b में नजर आ रही है। इसी तरह इन नॉन मैग्नेट्स magnetic domains are randomly oriented causing the magnetic fields within the structure cancelling out each other, so net effect will be zero, जिस तरह आपको 6a में नजर आ रहा है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के साथ एक और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत पॉपुलर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट इन अ कंडक्टर। आप किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करेंगे तो वो उस करंट के पास होने की वजह से वो जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने अंदर इंड्यूस करेगा। ऑब्वियसली अगर कोई कंडक्टर है वो उस टाइम पे इटसेल्फ तो ये कॉपर है, वो मैग्नेट तो नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके अंदर से करंट पास करेंगे तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जो कि उस करंट के दौड़ने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस होगी। करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड called an electromagnetic field around a conductor. The invisible lines of force of the magnetic field form a concentric circular pattern on the conductor and are continuous along its length. अच्छा, हमने प्रीवियसली बॉल मैग्नेट्स को डिस्कस किया था, यानी कि जो कि परमानेंट मैग्नेट थे। द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ वायर डज नॉट हैव अ नॉर्थ और साउथ पोल। ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि इस डायरेक्शन से करंट आपका फ्लो कर रहा होता है और किस डायरेक्शन में वो एग्जिट कर रहा होता है। जहाँ से वो फ्लो करता हुआ आ रहा होता है टुवर्ड्स हम उसमें से हम कैसे वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम मेजर करते हैं, वो हम जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उससे भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग द कंडक्टर शोन इन द फिगर इज फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो को शो कर रहा है, जो आपका रेड लाइंस विद इन द कंडक्टर शो हो रही हैं, ये आपके पास यहाँ पे ये आपको करंट की डायरेक्शन बेसिकली बता रहा है। जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी भी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस वक्त आपके पास जो अगर यहाँ से इस तरफ से करंट आ रहा है तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ से करंट मूव कर रहा है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, यानी कि पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड पे इसको इंड्यूस करता हुआ लेके जाऊं, तो आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो भी रिवर्स हो जाएंगी और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी। अच्छा, ये शायद आप लोगों ने अपने एफएससी में फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स के अंदर ये वाला प्रैक्टिकल देखा हो, इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ये कौन सा प्रैक्टिकल है हमारा? Although the magnetic field cannot be seen, it is capable of producing visible effects. बिल्कुल, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या फ्लक्स को हम देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम उसके इफेक्ट को मेजर करके ये बता सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ करंट कैरिंग वायर इज इंसर्टेड थ्रू अ शीट ऑफ पेपर in a perpendicular direction, or iron fillings placed on the surface of the paper arrange themselves along the magnetic lines of force in concentric rings as illustrated in figure 11a। तो अगर आपके पास एक पेपर हो, उस पेपर के परपेंडिकुलरली आप एक कंडक्टर जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के आप करंट पास करवाएं उसमें से, तो आपके पास अगर आयरन की फिलिंग्स हो उस पेज के क्रॉस, तो वो जो आयरन के जो फिलिंग्स हैं, जो आयरन के जो स्मॉल आपके पास ड्रॉपलेट्स होंगे वो मौजूद होंगे, वो बेसिकली अपने आप को अलाइन करेंगे, एक तरह से वो कंसंट्रेटेड रिंग बना देंगे, जिस जो हमें ये शो कर रहा होगा कि बेसिकली आपकी जो फ्लक्स लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन कौन सी बन रही होगी, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो भी हमने पीछे जिक्र किया था, बिल्कुल उसी कंसेंट्रिक वे में वो अपने आप को अलाइन कर लेंगी वो आयरन की फिलिंग्स। ये आप लोगों ने फिजिक्स का प्रैक्टिकल भी आई थिंक अपने मैट्रिक या एफएससी में आप लोगों ने इसका किया होगा। Part with the figure illustrate that the north pole of a compass placed in the electromagnetic field will point in the direction of the lines of force. The field is stronger closer to the conductor and becomes weaker with increasing distance from the conductor. जाहिर सी बात है, जितना आपके पास जो कंडक्टर है उसकी प्रॉक्सिमिटी के अराउंड तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, जितना आपसे दूर होते जाएंगे आपकी डायरेक्शन दूर होती जाएगी, तो आपके पास वो जो फ्लक्स लाइंस हैं उसकी स्ट्रेंथ भी वीक होती जाएगी। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू रिमेम्बर द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स इन ए इलेक्ट्रिक कंडक्टर।
तो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मौजूद है, जिससे हम अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी हम डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है, तो अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज़ करके इस फिगर में देखें, तो आपके पास जो थंब है वो बता रहा है कि आपके पास जो करंट है वो किस डायरेक्शन में बेसिकली मूव कर रही है। तो अगर आपके पास करंट मूव कर रही है इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट आउट कर रहा है, तो जो आपके पास मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस हैं, वो किस डायरेक्शन में होंगी, जिस डायरेक्शन में आपकी ये फिंगर्स पॉइंट कर रही हैं। यानी कि इस वक्त ये एंटी क्लॉकवाइज आपको यहाँ से मूव करता हुआ दिखाई देगा, इस तरह से मूव करेगा। तो आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करके आप बता सकते हैं बेसिकली कि आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, अगर आपको करंट की डायरेक्शन का पता हो तो। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम एमएमएफ बोलते हैं। ये क्या होती है, इसके लिए हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि as you have learned current in a conductor produces a magnetic field, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। the cause of a magnetic field is called the magnetomotive force। जिस तरह से अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज का, वोल्टेज बेसिकली क्या है, वो कॉज है जो कि करंट पैदा कर रही होती है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली आपकी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जो है वो कॉज है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रही होती है। The unit of MMF is the ampere turn and is established on the basis of the current in a single loop turn of wire. The formula is Fm is equal to N into I। जितने ज़्यादा आपके पास टर्न्स होंगे और जितना करंट आपका ज़्यादा गुजर रहा होगा उस कंडक्टर के अंदर से, उतना ही ज़्यादा आपका MMF होगा या मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपकी होगी। Where Fm is the magnetomotive force, N is the number of turns of wire, I is the current in amperes. More the number of turns and current in a conductor, more will be in the MMF। अच्छा, अभी इस फिगर 13 में अगर आप देखें तो आपके पास लेट्स से एक ट्रांसफार्मर है जिसके अराउंड आपने जो है वो एक कॉइल रैप की हुई है। तो हम अभी इसका इफेक्ट देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स कितनी होती है और आपके पास बाकी फ्लक्स वाला कितना जनरेट होता है। So figure 13 states that the number of turns of wire carrying a current around a magnetic material creates a force that sets up flux lines through the magnetic path। The amount of flux magnetic field lines depends on the magnitude of MMF, कि कितना magnitude है, और reluctance of the material as expressed by the following phi is equal to Fm by R। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करें ओम्स लॉ जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I किसके इक्वल होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कॉज आपके पास क्या है, वोल्टेज, और आपके पास रेजिस्टेंस होती है जो कि करंट के फ्लो को कम कर रही होती है। इसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में जो आपका फ्लक्स है वो उसका कॉज क्या है, वो आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, और रिलक्टेंस बोलते हैं उसको जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेजिस्ट कर रही होती हैं। रिलक्टेंस बेसिकली क्या चीज है, रिलक्टेंस बेसिकली आपकी कहलाती है रेजिस्टेंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं। ये जस्ट हम डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। Equation 5 is known as the Ohm's law for magnetic circuits because the flux is analogous to current, MF is analogous to voltage, and the reluctance is analogous to resistance. Like other phenomena in science, the flux is the effect, MMF is the cause, and reluctance is an opposition, जो भी हमने डिस्कस किया। अच्छा, अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मैग्नेटिक सर्किट्स में, वो क्या क्या है। अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो हमारा इक्वेशन 5 जो भी हमने पीछे पढ़ी थी, जिसमें 5 इज इक्वल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स, बड़े बड़े रिलक्टेंस हमने पढ़ी थी। वो क्या कहते हैं, दैट इक्वेशन 5 ओनली वैलिड अप टू सर्टेन पॉइंट बिफोर द मैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेट्स, फ्लक्स बिकम्स मैक्सिमम। यानी कि वहां पे एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पे आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद मजीद वो नहीं बढ़ता। जिस तरह अगर हम वोल्टेज अपना इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जितना बढ़ाते जाते हैं तो वो उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास फ्लक्स लाइंस जो हैं
वो एक खास हद पे जाके बिल्कुल मैक्सिमम हो जाती हैं, सैचुरेट हो जाती हैं, उससे ज़्यादा वो फ्लक्स जनरेट नहीं होता. Another difference is the flux does occur in permanent magnets with no source of MMF. Obviously हमारे पास जो बार मैग्नेट्स हैं, जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं, उसमें आपको किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं होती. उसमें तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिनिंग एक ही डायरेक्शन में चूंकि होती है, इस वजह से आपको ऑलरेडी वो परमानेंट मैग्नेट मिल जाता है, एंड देयर इज नो एनी सोर्स फॉर MMF. And in permanent magnets, the flux is due to internal electron motion rather than an external current. Obviously, no equivalent effect occurs in the electric circuits. कोई इफेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट्स में नहीं है. अभी ये एग्जांपल है, ये मैं चाहूँगा कि आप लोग ये एग्जांपल्स खुद ही सॉल्व करें ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो. How much flux is established in the magnetic path of figure 14? The reluctance of the material is 2.8 into 10 is 5 ampere turns divided by Weber. ये आप लोग इसे खुद सॉल्व कीजिएगा. There is 0.1 ampere of current through a coil with 400 turns. What is the MMF? What is the reluctance of the circuit? The flux is 250 microweber. ये भी आप लोग खुद. अच्छा, अभी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. इन मैनी मैग्नेटिक सर्किट द कोर इज नॉट कंटिन्यूअस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कोर जो है वो हमारी कंटिन्यूअस नहीं होती. फॉर एग्जांपल, इफ एयर गैप इज कट इनटू द कोर, इट विल इंक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट. लाइकवाइज हमने पहले पीछे हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो एयर है वो मैग्नेटिक लाइंस के लिए हाईली एक रेजिस्टिव मटेरियल है एज कम्पेयर टू अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अक्रॉस को आयरन मटेरियल आ जाए. तो अगर कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो वो उसके लिए एयर जो है वो ज़्यादा रिलक्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के हवाले से. This means that more current is required to establish the same flux as before because an air gap represents a significant opposition to establishing flux. The situation is analogous to a series electric circuit. The total reluctance of the magnetic circuit is the sum of reluctance of the core and reluctance of the air gap. जो आपकी total reluctance होगी, जो core के अराउंड जो आपके पास एयर आ रही होगी और जो आपके पास एयर गैप के अराउंड आ रही होगी. अच्छा, अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, वो है परमेबिलिटी. परमेबिलिटी जो है वो बेसिकली रिलक्टेंस का ऑपोजिट है. जिस तरह से हम बोलते हैं कि रिलक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस होती है मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स लाइंस की, इसी तरह परमेबिलिटी जो है वो किसी भी मटेरियल की उस फ्लक्स लाइंस को पास ऑन करने को बोलते हैं. जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में रेजिस्टेंस बोलते हैं और मैग्नेटिक सर्किट्स में हम रिलक्टेंस बोलते हैं, और उसी तरह हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कंडक्टिविटी बोलते हैं किसी भी मटेरियल की, तो हम मैग्नेटिक सर्किट्स में परमेबिलिटी का वर्ड यूज करते हैं. तो बेसिकली परमेबिलिटी क्या होती है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कितना अलाउ करते हैं, वो मटेरियल कितना अलाउ करता है. तो इसमें एक टर्म और यूज होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, जो कि हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. वैक्यूम की जो परमेबिलिटी है वो है 4.10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर टर्न इनटू मीटर्स. ये हम वैक्यूम की लेते हैं. अगर हमने रिलेटिव लेनी है वैक्यूम के हिसाब से तो उसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं म्यू आर हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट, जिसमें म्यू जो है वो उस मटेरियल की परमेबिलिटी है, जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है. दूसरी प्रॉपर्टी है रिलक्टेंस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रिलक्टेंस. रिलक्टेंस का बेसिकली हमारे पास फार्मूला क्या है? रिलक्टेंस इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय म्यू विच इज परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनटू एरिया. अगर आप इसमें देखें तो आपके पास जो रिलक्टेंस का की यूनिट्स निकलती हैं वो एम्पेयर टर्न्स डिवाइडेड बाय वेबर. और अगर हम मजीद इसको रिलक्टेंस के अंदर जाएं तो हम ये देखेंगे कि हम इस रिलक्टेंस को परमेबिलिटी के साथ कैसे हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो अगर आप ये देखें कि रेजिस्टेंस जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फाइंड आउट कर रहे थे या जब पढ़े थे इनिशियल चैप्टर्स में अपने, तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला था वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर वो था रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया.
और अगर हम रेजिस्टिविटी को, हमें पता था कि रेजिस्टिविटी बेसिकली कंडक्टिविटी का ऑपोजिट होता है, तो हम उस फार्मूला को जो है वो रीडिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय सिग्मा विच इज कंडक्टिविटी इनटू एरिया। तो अगर आप इस फार्मूला को कंपेयर करो जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है अपनी रिलक्टेंस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसका फार्मूला क्या है, एल ओवर म्यू इंटू ए। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर, एल ओवर सिग्मा ओवर ए। तो दैट मीन्स कि सिग्मा जो है वो हम डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी को, और जो म्यू है वो हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर परमेबिलिटी को। तो ये बोथ जो टर्म्स हैं वो एक दूसरे की एनालॉगस हैं इन स्पाइट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। अच्छा, बिफोर वी एंड ओवर दिस टॉपिक, मैं चाहूँगा कि एक दो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं मुश्किल पेश आती है तो हम बाद में इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि आप लोग पहले खुद से इसको सॉल्व आउट करें। एक ये है, माइल्ड स्टील हैज़ अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 800। Calculate the reluctance of a mild steel core that has a length of 10 cm and has a cross section of 1 cm into 1.2 cm। इसकी मैंने फार्मूलाज आपको दे दिए हैं, ये आप लोग खुद इसको फाइंड आउट कीजिएगा कि रिलक्टेंस जो है वो माइल्ड स्टील कोर में कितनी आ रही है। एक और प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कैलकुलेट द रिलक्टेंस ऑफ अ टॉरस विच इज़ अ डोनट शेप्ड कोर। डोनट्स आप लोगों ने खाए होंगे, आपको पता है कि डोनट की शेप कैसे होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ लो कार्बन स्टील। सही है, टॉरस जो है लो कार्बन स्टील का बना हुआ है। द इनर रेडियस ऑफ द टॉरस इज 1.7 सेंटीमीटर एंड द आउटर रेडियस ऑफ द टॉरस इज 2.25 सेंटीमीटर। और assume the permeability of low carbon steel is 2 into 10 to the minus 4 Weber divided by ampere turns into meter। अब इसमें आपने इस टॉरस शेप जो लो कार्बन स्टील है इसकी रिलक्टेंस आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको, चलें एक फिगर भी मैं आपको दे देता हूँ। अब आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है इससे थोड़ी डेवलप हो जाएगी, आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो।